पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी बंद था, लेकिन खबर आ रही है कि अब धीरे धीरे ये शाहराह खुल रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी अहम खबर वो मुसलमानों से मुतलिक और वो हज बैतुल्लाह से मुतलिक, क्योंकि आज हज का रुकन अजीम यानी वकूफ़ अरफा है। हुजाज किराम आज मैदान अरफात में जमा होकर खुदावंद करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। इस दौरान जमा होने वाले इन मुसलमानों का जमे गफीर दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा तस्वुर किया जाता है। हज का बुनियादी रुकन वकूफ़ अरफा या मैदान अरफात में अदा किया जा रहा है और इस साल करीबन 10 लाख आज़मीन मैदान अरफात पहुंच जाएंगे। अरफात का मैदान मक्का मुकर्रमा के जनूबी मशरिक में जबल रहमत के दामन में वाक़ा है। ये मैदान मक्का से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर भी वाक़ा है और अरफात का मैदान पूरा साल गैर आबाद रहता है, लेकिन वकूफ़ अरफात के दिन यानी 9 ज़िलहज को ये मैदान एक अजीमुल शान शहर का मंजर पेश करता है। अरफात का मैदान 9 ज़िलहज की सुबह से आबाद होना शुरू हो जाता है और ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी रौनक ख़त्म हो जाती है, फिर एक साल तक गैर आबाद हो जाता है। हुजाज किराम मगरिब के वक्त मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाते हैं, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ते हैं यानी एक साथ अदा करते हैं। मुज़दलिफ़ा में एक रात क़याम के बाद हुजाज किराम दोबारा वादी मिना के खैमों में पहुंच जाते हैं और हज के दूसरे मनासिक अदा करते हैं। वकूफ़ अरफात को हज का सबसे अजीम रुकन करार दिया गया है और अगर आज़मीन हज बाकी तमाम अराकीन अदा करेंगे यानी तमाम हज के जो अरकान हैं अगर वो आज़मीन अदा करेंगे, लेकिन अगर वो मुकर्रर वक्त के दौरान किसी भी वजह से मैदान अरफात के हदूद में न पहुंच सकेंगे तो आलिमों का मानना है, मुफ्तियान का मानना है कि उनका हज अदा नहीं होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये रुकन कितना अहम है। अरफा का दिन मगफिरत और गुनाहों से माफ़ी का दिन है मुसलमानों के लिए। जबल अरफात भी मैदान अरफात के अंदर ही है और इस पहाड़ी को जबल रहमत यानी रहमत वाली पहाड़ी से भी नवाजा जाता है और जाना जाता है। जबल रहमत तकरीबन 70 मीटर बुलंद है। ये पहाड़ी ग्रेनाइट के पत्थरों की है। जबल रहमत ही वो जगह है जहाँ पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अदायगी के बाद आखिरी खुतबा दिया था। हज के फ़राइज़ की अदायगी में वकूफ़ अरफात को मरकज़ी हैसियत हासिल है। क़याम अरफात को हज का नुक्ता अरूज भी करार दिया जाता है और वादी अरफात में क़याम के दौरान खुतबा हज को सुनना भी काफ़ी अहम है। हज का खुतबा मस्जिद हराम के इमाम देंगे। मैदान अरफात पहुँचने से कबल ज़ायरीन ने मिना में खेमों में रात बसर की और अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। हज के अरकान के मुताबिक ज़ायरीन नमाजों की इकट्ठी अदायगी के बाद अगली मंजिल मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हो जाते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर तमाम ज़ायरीन मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे अदा करेंगे और रात को खुले आसमान तले क़याम करेंगे। दूसरे दिन ज़ायरीन एक बार फिर मिना में अपने अपने खीमों में पहुंच जाएंगे, जहां जमरात के मकाम पर शैतान को कंकरियां मारेंगे। कुर्बानी करना और मर्दों का अपने सिर के बाल मंडवाना भी हज के अरकान का हिस्सा है। खाना काबा का तवाफ के बाद हज का एक बड़ा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। तो इसलिए जो आज़मीन हैं या हुजाज किराम हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हज का जो अहम रुकून और अजीम रुकून यानी वकूफ़ अरफा है। चले नाज़रीन, लौटते हैं फिर वापस और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल का जिक्र करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के एक वाक़े में फौज ने एक मिलिटेंट को जाम बहक करने का दावा किया है। हालांकि इस झड़प में माना जा रहा है कि यहां इस दरअंदाजी की कोशिश में एक फौजी एहलकार भी जाम बहक हो गया है और जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो इन्फिल्ट्रेशन है वो करना सेक्टर के अंदर हुई है और करना सेक्टर के अंदर इस बिड में या इस दरअंदाजी की कोशिश में जहां एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, वहीं पर उनके कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद किया जा चुका है। आखिर ये दरअंदाजी कब हुई
और किस वक्त हुई और अभी का स्टेटस क्या है, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे कुपवारा, जहां पर हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। शमीम, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आज बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह की खबर आ रही है कि एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश हुई थी और इस कोशिश में गोलियां भी चली है और इसमें कुछ जो इंसानी जानें हैं, चाहे फौज हो या मिलिटेंट्स हो, वो भी तलब हुई हैं। क्या है इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात? जी हिलाल साहब, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिला कुपवारा के टंगडार सेक्टर में जो है आज सुबह 3 से 4 बजे के करीब जो है एक इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे होने जा रही थी। तो वहाँ पर जो है जो फौज को पता चला कि यहाँ पर जो है कुछ इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है, तो फाइनली उन्होंने जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया। वहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन फिर एनकाउंटर में तब्दील हो गया है, जिसके नतीजे में अभी तक जो हमारे पास जो ज़रिया से खबर मौसूल हुई है कि एक फौजी एहलकार जो है वो हलाक हुआ है और एक दरअंदाज को भी जो है मार गिराया गया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार पर जो है एक दूसरे को ये मिठाई भी बांटते थे, लेकिन ईद से पहले 2 दिन जो है इस तरह की यहाँ पर जो ये घटना घटी है, ये तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि लोगों में भी अब जो है खौफ हिरास पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ जो है जो अभी तक जो हमारे पास इतलात है, वहाँ पर जो है लगातार जो है फायरिंग जारी है। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से करगिल विजय दिवस का प्रोग्राम चलता आ रहा है, हालांकि वो मशाल जो है कल कुपवाड़ा पहुँचाई गई थी और कुपवाड़ा से अब टंगडार वो लेके गए थे, और आज वहाँ पर जो है टीटवाल इलाके में इसका भी वहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा था, लेकिन वो फौज ने अब कैंसिल किया है और लोगों को जो है अपने घरों में ही वापस भेजा है, कहा कि यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम आज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पे इस वक्त फायरिंग का तबादला जो है दोनों तरफ से जारी है। जी, यानी जो ये आज इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है और इस दौरान जो फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, इसका असर बाकी प्रोग्राम्स पर भी पड़ा है। तो क्या ये दौरान शब ही ये फायरिंग शुरू हुई है या कि फिर उससे पहले ही यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था? जी, ये ज़राए से हमें जो मालूम है, ये तकरीबन सुबह के 4 बजे के करीब जो है इस तरह की घटना घटी है वहाँ पर। और ये जो इलाका है, ये चित्रीकूट जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है ये घटना घटी है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, 0 पॉइंट का इलाका है। वहाँ पर जो है ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है और लगातार अभी भी जो है वहाँ पर फायरिंग जो है दोनों तरफ से जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम, जानकारी देने के लिए। साहिल शमीम हमें कुपवाड़ा से हमें अपडेट कर रहे थे इस इन्फिल्ट्रेशन बिड के हवाले से जो छतरीकूट 0 पॉइंट के अंदर यहाँ पर हुई है। और इस खबर में अभी तक यही अपडेट मिल रहा है कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और उसके साथ साथ एक फौजी एहलकार भी यहाँ पर जाम बहक हुआ है। और इस खबर के हवाले से ये भी माना जा रहा है कि जो फायरिंग है वो इस नबियत की हो रही है, इतनी शिद्दत की हो रही है कि इससे बाकी प्रोग्राम्स पर भी असर पड़ा है और कुछ प्रोग्रामों को कैंसिल भी किया जा चुका है। अगली खबर में बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की, क्योंकि बारिशें हुई हैं और उसके बाद चट्टानें भी खिसक आई हैं और यहाँ पर पस्सियाँ भी गिराई हैं और हुआ वही जो हर बार होता है, यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो गया है। ये 21वीं सदी है, ये दूसरी बात है, लेकिन 21वीं सदी में भी हम देख रहे हैं कि जब यात्रा जैसी एक बड़ी अहम यात्रा हो रही हो और उसके बाद सैकड़ों गाड़ियाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कश्मीर आ रही हों और फिर उन्हें भी उस यात्रा को भी यहाँ पर जो है बेस कैंप के अंदर शेल्टर लेना पड़े और जो हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से आती और जाती हैं, उन्हें भी रुकना पड़ेगा। और अभी वक्त की सरकार जो है उनके पास इसका कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन ये काम मुकम्मल क्यों नहीं होता है वो दूसरा सवाल है। कल ही जो बारिशें हुई थी, उस बारिशों के नतीजे में यहाँ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियाँ गिराई थी और पस्सियाँ गिराने के बाद ट्रैफिक को बंद किया गया था और जब ट्रैफिक बंद हुआ तो उससे जगह जगह पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर पाए गए हैं। और इससे क्या हुआ कि एक तो जो यात्रा थी, जो यात्री मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे थे मुल्क के, तो उन्हें चंद्रकोट के मकाम पर ही रखा गया, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि उन्हें अब धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। 4 से 5 घंटे लगे इस शाहरा को साफ करने में, क्लियर करने में, और उसके बाद माना जा रहा है कि जो दरमांदा गाड़ियां थी उन्हीं को पहले श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया है। क्या है इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बानिहाल से हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद। आरिफ, जानना चाहेंगे कि अभी हाईवे का क्या स्टेटस है और जो
चंद्रकूट के यात्री निवास के अंदर अमरनाथ यात्री वहां पर थे, तो क्या उन्हें भी रवाना किया गया? मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जहां पर कल दरमियानी रात में जो बारिश होगी उसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बात करें जो सीताराम पसी है, बैटरी चश्मा है, केला मोड़ है, यानी जो कैफेरिया मोड़ है, और उसके साथ में अगर हम बात करें तो मिहाड़ का इलाका, ये 4-5 जगह शेरी का इलाका है जहां पर मलबा की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहर को बंद कर दिया गया था और जहाँ पर मैन मशीनरी को जो है ऑन टूल रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जो है वहां पर थे, चूंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है जो यात्रा चलती है उसमें किसी किस्म का कोई खलल न हो, लेकिन कौमी शाहरा और रामबन बनियाल सिटरेट जो है ये किसी की नहीं सुनता है। जब लैंडस्लाइड का मंजर जो है जब 90 डिग्री से ये मिट्टी खिसक कर आती है, और वही आज भी देखने को मिला। हालांकि अगरचे आज काम जो है बड़ी जोर शोर से जो है शुरू किया गया, और इस वक्त की अगर बात करें तो यात्रा का पहला जत्था जो है बानिहाल लामबार के अंदर में जो एक बड़ा ग्राउंड जो है यात्री के लिए रखा गया, वहां पर पहुंच के, और दूसरा जत्था भी जो है ऑन वे है। लेकिन इससे पहले कई घंटे जो है यात्री को जो है चंद्रकूट के मकाम पे डिटेन कर दिया गया था, और यानी वन वे ट्रैफिक यहाँ पर फिलहाल जो बहाल है, और प्रायोरिटी पे सबसे पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे चंद्रकूट से बानिहाल की ओर यात्रा गाड़ियों को जो है छोड़ने की इजाजत जो है वो दी जा रही है, जो इस समय गाड़ियां चल भी रही है। और मौसम की बात करें तो इस समय काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी भी जो है वो देखने को, जहां सुबह मॉर्निंग में भी जो है बूंदाबांदी चलती रही, लेकिन इस वक्त की बात करें बरसात का मौसम है, अनप्रिडिक्टेबल मौसम है, तो इसमें एक साइड से अगर बारिश होती है तो दूसरी तरफ से जो है मौसम थोड़ा सा खुशगवार भी होता है। जैसे अब जम्मू और कश्मीर सेक्टर की बात करें तो इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है वन वे ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया, और प्रायोरिटी पे इस समय जो यात्रा गाड़ियां हैं उनको वादी की ओर जाने की इजाजत दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद पूरी जानकारी देने के लिए। आरिफ वहीद हमें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से अपडेट करा रहे थे बराह रास्त, और उनका मानना है कि फिलहाल जो दरमानदा गाड़ियां हैं उन्हीं को श्रीनगर की तरफ रवाना किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर पाए जा रहे थे, और जो यात्री हैं उन्हें भी धीरे धीरे रवाना करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक टफ स्टेप है और टफ सिचुएशन है, और इसमें कहीं बारिशें ना हो और इस बारिशों की वजह से कहीं और जगहों पर ट्रांसपोर्ट को रोकना ना पड़े, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम पर लगी हुई है। चलिए बात करते हैं ईद उल अजहा के हवाले से, क्योंकि ईद उल अजहा के लिए अभी कुछ ही दिन अभी बाकी हैं, लेकिन जो गहमा गहमी वादी के बाज़ारों के अंदर, शहर श्रीनगर के बाज़ारों के अंदर होती थी वो आज नज़र नहीं आ रही है। इन तस्वीर को देखकर आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज लोगों का अज़दाम यहाँ इन मार्केट्स में नहीं है। आज रेडियो वालों को पास भी बहुत कम लोग जो है वो आते और जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये शहर के मंजर है। और माना जा रहा है कि जो कोविड-19 है उसकी वजह से जो सूरत हाल बनी है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई है, इक्तिसादी सूरत हाल जो ख़राब हुई है, उसका असर धीरे धीरे अब इस मार्केट में भी नज़र आ रहा है। जब किसी कारोबारी से बात करते हैं तो बिल्कुल दिल आज़ुर्दा होकर उनका यही मानना है कि मार्केट मंदा हुआ है, और उनका मानना ये भी है कि ख़रीदारी नाक के बराबर है, और एक मखसूस सेक्शन जो है लोगों का जिनके पास पैसा है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास पैसा नज़र नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से, वो तासुरात भी पहुंचाने की, और साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें हमारे नुमाइंदे इरफान फाजल के साथ जो बात की है उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, यह हम इरफान से ही जानने की कोशिश करेंगे। इरफान फाजल मेरे साथ है। इरफान, जानना चाहेंगे कि काफ़ी वक्त के बाद हम देख रहे हैं कि ईदों के मौके पर तो अक्सर इन बाज़ारों के अंदर काफ़ी अज़दाम रहता था, और मैं भी देखता हूं कि जब आप इस प्रोग्राम करते थे इस ईद के मौके पर तो लोगों की एक बड़ी तादाद से आप भी मिलते थे, लेकिन इस बार आपने इन मार्केट्स का आज खुद मुशाहिदा किया, क्या कुछ पाया, लोगों से आपने बात की, आपने कारोबारी लोगों के साथ भी बात की, ट्रेडर्स सेक्शन के साथ भी बात की, उनका क्या कुछ मानना है, क्या वजूहात है कि इस बार लोगों का रश जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है?
बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। सबसे पहले अगर समर कैपिटल की बात करें, ईद के मौके पर तो एक अच्छा खासा जोश खरोश होता था और लोग खरीद फरोख्त के मामलात को लेकर पिछले हफ्ते से ही यानी एक हफ्ता पहले से ही शॉपिंग में काफी मसरूफ होते थे। एक साइड से अगर आज की ही बात करेंगे, इस बड़ी ईद को लेकर कुर्बानी भी है और साथ ही साथ यहाँ बाकी मामलात को लेकर अगर देखें तो मार्केट का हाल काफी ज्यादा डाउन है। नंबर 1 सबसे पहली जो वजूहात है, ट्रेडर्स का जो मानना है, जो दुकानदार है उनका मानना है कि शहर में पार्किंग स्लॉट्स की कमी की वजह से अगर देखें तो जिस तरीके से दुकानदार के पास कस्टमर अपनी गाड़ी खड़ी करके शॉपिंग करता था, अब वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जब से ट्रैफिक हुकाम ने या ट्रैफिक जो कवानीन है जिस तरीके से नए कायदे कानून लागू हो गए हैं, अब मार्केट्स के पास कोई गाड़ी अपनी खड़ी नहीं करता है, जिसकी वजह से ट्रेडर तक जो है कस्टमर पहुंच नहीं पाता है। दूसरी बात अगर देखें तो ट्रेडर्स का ये मानना, पिछले 2 साल से जो कोविड के लॉकडाउन में मामलात जुड़े उसमें पैसे की किल्लत पाई गई। जो पैसा लोगों ने बचा कुचा था वो खर्चा हो गया और नए पैसे को जमा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब इस वक्त सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि एक अच्छी खासी शॉपिंग होती थी फर्नीचर के मामलात को लेकर या बाकी जो चीजें होती थी। अब यहां पर लोग ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा एसेंशियल कमोडिटीज के साथ जुड़े और थोड़ा पैसा भी बचाए, ये भी एक बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोविड के दरमियान जितने भी लोग जॉब्स कर रहे थे वो जॉब्स भी चली गई, उसमें भी थोड़ा सा जो है कमी पाई गई, जिसकी वजह से पैसा लोगों के पास नहीं रहा। और वजूहात अब जमीनी स्तर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो जोश खरोश जो रश रहा करता था वो रश नहीं है। तो वजूहात यह है कि एक तो पैसों की किल्लत है, दूसरी बात कि मार्केट में वो जो गहमा गहमी होती थी, लोग जोश खरोश के साथ शॉपिंग करने जाते थे, और ट्रेडर्स का यह मानना है कि अब वो उनके अकाउंट डेबिट में चले गए क्योंकि उनका कर्जा बढ़ रहा है बैंकों के साथ। अब बैंकों का कर्जा वो उतारें या यहां से वो अपने माल को समेटे, क्योंकि कई टाइम से उनका माल भी बेकार पड़ा हुआ है जो पिछले 2 साल लॉकडाउन में देखने को मिला। तो इस वक्त कुर्बानी के भी मामलात है, तो कुर्बानी के साथ साथ भी आप देखिए जिसके पास पैसा है वो कुर्बानी खरीद रहा है। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो काफी क्रिटिकल हालात है, हालांकि ये दूर से भी दिखते हैं और इस पर एक नज़रसानी की भी ज़रूरत है और सरकार के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस मामले को काफ़ी संजीदा लिया जाए और जो यहाँ की इकनॉमी है और इस इकोनॉमिक सेक्टर के साथ जो ताजिर जुड़े हुए हैं उनकी स्टेबिलिटी हो जाए, वो बैंकरप्ट ना हो जाए और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक पेचीदा मसला है, एक सेंसिटिव इशू है और इस पर सरकार को नज़र होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि आप जब मंडी में भी गए, जो कुर्बानी के जानवर जहां पर हैं, उनकी दस्तयाबी हैं, तो मैंने देखा जब आप उनके साथ बात कर रहे थे तो उनका ये भी मानना था कि आज खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जो रेट है उस पर फ्लक्चुएशन भी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी 30 से 40 रुपए के आसपास ही वो फ्लक्चुएशन है सरकारी रेट से ज़्यादा। लेकिन क्या वजूहत है कि वहाँ पर भी जो है खरीदार नहीं आते हैं? क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि कुर्बानी के जो जानवर होंगे या कुर्बानी का जो सिलसिला उसमें भी कमी जो है देखी जा सकती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने खुद कहा कि पैसा नहीं है, दिस इज द मेन एक्चुअल कॉस्ट फैक्टर, कि जिसकी वजह से कुर्बानी में भी आप देखो कि लोग जिस तरीके से हम हर साल वहां जाते थे, ईदगाह जाते थे और कोने कोने से लोग वहां जाके कुर्बानी खरीदते थे। आजकल हमने देखा कि जो माल मवेशी जो लोग हैं वो वहां तो पहुंचे हैं, मगर जिस तरीके से उनका मानना है कि अगर देखा जाए जो रेट में भी अगर हम डिस्काउंट रखें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, कि लोगों के पास पैसों की किल्लत है, जाहिर सी बात है। और इस जो 4 बेड या 5 बेड भी खरीदता था, आज मुश्किल से वो वहां पर 1 बेड खरीद रहा है, क्योंकि रेट्स में भी इजाफा है। जो सरकार ने रेट तय की है, नरखनामे जो वहां पर रखे गए हैं उसमें भी फ्लक्चुएशन है। और ये भी उनका मानना है मवेशियों का कि अगर वो माल हमें उस रेट पे मिल जाता तो हम भी सस्ता बेचते, मगर उनका मानना है कि जब हमें बाहर से ही माल महंगा मिल रहा है और जो रेट तय किए गए हैं तो कैसे ये चीजें पूरी होंगी। कल हमने न बल्कि वहां भेड़ बकरे देखे, बल्कि राजस्थान से वहां केमल को भी लाया गया है, जो कि उस एक मंडी की बड़ी खूबसूरत पहचान थी और लोग उसे देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। मगर साफ तौर पर इस वक्त इस बड़ी ईद पर हिलाल जो है पैसे की किल्लत पाई जा रही है। बिल्कुल इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बात करने के लिए और अपने तासुरात और जो आपका ऑब्जर्वेशन था ग्राउंड जीरो पर जाके वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने का। और क्या वजूहत हैं कि आज ये मंदी जो है बाजार में पाई जा रही है, उसकी 2-3 चीज़ें जो हैं वो हम आपकी नज़र करेंगे। क्योंकि एक तो ये कि महंगाई है, हर किसी चीज़ की कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस गाड़ी में आप ये शॉपिंग करने के लिए जाते थे, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते थे, पहले तो वो गाड़ी भी महंगी हो गई और उस गाड़ी में जो तेल डालते हैं वो भी काफ़ी महंगा हो गया। नंबर 3, लोगों के पास पैसा ना के बराबर है, क्योंकि कोविड की वजह से जो डेंट लगा है
इकोनॉमी के अंदर, लोगों के रोजगार के अंदर, तो उसकी वजह से भी लोगों के पास पैसा नहीं है। वजह यह है कि लोग खरीदारी करने के लिए नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर पहले से ही थी और हमने इन 2-3 सालों के अंदर देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और जो एदाद शुमार आते हैं उसके मुताबिक जो है बेरोजगारी रिकॉर्ड जो है वो कायम कर चुकी है। और उससे बढ़कर एक और चीज़ है कि जो कोविड सूरत हाल मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पाई गई, तो यहाँ पर भी सैकड़ों और लाखों लोग जॉबलेस हो गए हैं। यानी जिनके पास कमाने का कुछ जरिया था, वसीला था, वो अब इस कोविड की वजह से बेवसीला हो गए हैं और वो अब घर बैठे हैं। और जब उनकी कमाई नहीं हो रही है तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसकी कमाई नहीं है वो खरीदारी बेचारा क्या करे। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हालांकि सरकार अगरचे दावा कर रही है कि वो इन सभी फैक्टर्स पर काम कर रही है और लोगों को मायल कर रही है खुद रोज़गार कमाने की, लेकिन हक ये है कि वसाइल महदूद हो गए हैं, ज़राई बिल्कुल कम हो गए हैं, महंगाई की वजह से कमर टूट चुकी है और जो रेट्स मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ के हैं वो अब एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। नतीजा यही है कि शहर के शहर आज वीरान है और शहर के शहर आज परेशान है। नाज़रीन, यूँ तो सैलाब जो है, जो तबाहकुन सैलाब जम्मू कश्मीर के अंदर जब आई थी तो वो सन 2014 था। 8 साल बीत गए, लेकिन आपको क्या बताते हैं कि 8 साल बाद भी छत्ताबल के रहने वाले लोग लगभग जिनकी तादाद 40 के आसपास बताई जा रही है, 40 के आसपास घराने हैं, अभी तक भी उन्हें माकूल मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। हम आपको इनकी स्ट्रगल जो है वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के लिए आए हैं और ये दरअसल अपनी फरियाद लेकर आए हैं, लेकिन ये प्रेस कॉलोनी वाहिद जगह नहीं है जहाँ पर ये अपनी फरियाद लेकर आए हैं। हम तफसीलन आपको बताएंगे। ये दरअसल छत्ताबल वेलफेयर कमेटी है। ये वो कमेटी है जिनके मकानात जो है साल 2014 के अंदर मुकम्मल डैमेज हुए हैं, ये उनका मानना है। और उसके बाद उन्होंने भी बाज़ाबातकारी के लिए सरकार से दरख्वास्त की थी, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी फ़ाइल जो है सरकारी दफातर में गायब हो गई थी। फिर मुख्तलिफ कमेटियाँ जो है बनाई गई हैं ताकि वो इस बात की तफ्तीश करें, ये देखें कि क्या वाकई इन लोगों के, इन दरख्वास्त दहंदगान के जो मकानात हैं क्या वो वाकई मुकम्मल डैमेज हो गए थे। 3 कमेटियाँ बनी हैं और इनके मुताबिक तीनों कमेटियों ने इनके हक में सिफारिशात दी हैं और रिपोर्ट दिए हैं। जब सरकार ने ये रिपोर्ट्स बनाए, जब सरकार ने कमेटियां बनाई हैं, तो फिर उस पर भी अमल नहीं हुआ, उन्हें माकूल मुआवजा नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 3 जजों पर मुश्तमिल कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया और उस ऑर्डर में भी इनके हक में ही बात की गई है और सरकार को डायरेक्शन दी गई है कि इनके मामलात को सुलझाया जाए और इन्हें माकूल मुआवजा फराहम किया जाए। जब कोर्ट को भी उन्होंने खटखटाया और वहाँ से भी ऑर्डर आया तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर ह्यूमन राइट्स में भी उन्होंने जो है केस किया और वहाँ ह्यूमन राइट्स ने जो हाई कोर्ट है उसका ऑर्डर जो है वो कायम रखा। तो वहाँ पर भी जब उन्होंने कायम रखा तो उस पर भी कोई पेशरफ्त हमारी सरकार ने नहीं दिखाई है। तो फिर उन्होंने सदर कोर्ट में भी 17 फरवरी को एक और ऑर्डर लाया और उस ऑर्डर में भी इनके हक में ही फैसला हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा कोर्ट बचा है जहां पर ये जाएंगे और उस कोर्ट ऑर्डर को फिर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन या महकमा बाज़ाबतकारी, वो फिर इनकी फरियाद सुनेंगे। फिर तो सिर्फ अल्लाह की अदालत बची है। बाकी जितनी भी दुनियावी अदालतें हैं वहाँ पर उन कमेटीज़ में इन्होंने दरवाज़ा भी खटखटाया और दस्तक भी दी और वहाँ से ऑर्डर्स भी हासिल किए, लेकिन हक बात यह है कि उन ऑर्डर्स को फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्या है इनकी कहानी, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। छत्ताबल के रहने वाले हैं और हमारी जो वेलफेयर कमेटी है सैलाब के बाद वहाँ बन गई। ये वेलफेयर कमेटी उस वास्ते बन गई जब हमारा केस, जब हमारी फाइल गायब कर दी गई डीसी ऑफिस में। हम गए अकाउंटेबिलिटी कमीशन में, वहाँ 3 जस्टिस साहिबान थे, जस्टिस बशीर अहमद खान, जस्टिस JP सिंह, जस्टिस बिलाल करमानी। उसके अलावा हम गए फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जो चेयरपर्सन था वहाँ जस्टिस बिलाल नाज़गी, उनने भी हमारे हक में रिपोर्ट दिया, उनने रखा कोर्ट का ऑर्डर।
چلے ہائی کورٹ نہیں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا تھا، اور وہاں سے بھی جب آرڈر ملا تو اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے خود بھی سنا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اب ان کی بھی سنوائی ہوگی، اور اگر ان کا معاملہ جائز ہے تو انہیں یہ ریلیف جو ہے معقول طور فراہم کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اردو خبرنامہ، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میری ہلال حاجری کو آج کا اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔